भारत में हाइड्रो पावर की असीम संभावनाएं हैं, अनलिमिटेड चांस है, अपॉर्चुनिटी है हाइड्रो पावर जनरेशन की। फिर भी इस क्षेत्र में हम लोग पीछे क्यों हैं? तो ये क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा बनेगा कि हाइड्रो पावर जनरेशन और क्लाइमेट चेंज का क्या कोरिलेशन है, स्पष्ट करें, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि रिन्यूएबल एनर्जी के बजाय हाइड्रो पावर जनरेशन, क्लाइमेट चेंज विल इंक्रीज हाइड्रो पावर जनरेशन इन इंडिया। ये जो हम कहते हैं ना कि आप नेगेटिव चीज़ों में भी पॉजिटिव ढूंढिए और बुराई में भी अच्छाई ढूंढिए, तो वो चीज़ है इसके साथ जुड़ी हुई। ये कह रहा है बेसिकली, ये हाइड्रो पावर प्लांट है, आप देख लीजिए। पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि हाइड्रो पावर जनरेशन कैसे होता है, तो वो मैं आपको पहले बताया था, फिर से मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि आपको कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। कंसेप्ट क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले आप ये देख लीजिए कि जनरेशन कैसे होता है। मैंने सीधा सीधा बोला था कि भाई एक जनरेटर होता है जिसको अल्टरनेटर कहना चाहिए, 500 मेगावाट, बड़े बड़े आजकल तो 1000 मेगावाट, 1500 मेगावाट। तो ये आपका जनरेटर है, ठीक है। इसके साथ हमने बताया था कि इसका जो है घुमाने वाला टरबाइन, जिसको प्राइम मूवर कहते हैं, वो होता है, इसके साथ क्लब्ड होता है। और इसको जब आप घुमाएंगे, इसके विंग को, तो ये इसके साथ कपल्ड है, घूमेगा और यहाँ बिजली फेज और न्यूट्रल यहाँ पैदा हो जाएगी। अब इसको कैसे घुमाएंगे हाइड्रो में, ये सीधी सी बात है। तो हमने बताया था पहले भी कि इसके ऊपर पानी का जो है तेजी से ड्रॉप करेंगे, बहुत ही हाई वेलोसिटी पे। तो जब इसकी विंग पे गिरेगा पानी तो ये घूम जाएगा, तो सिंपल। तो अब सवाल ये है कि पानी, अच्छा ये हो गया हाइड्रो। और ये थर्मल में क्या होगा कि कोयला जलाएंगे, यहाँ पानी को बॉयल करेंगे, इससे स्टीम बनेगा, उस स्टीम के प्रेशर से घूमेगा। इतना सा फर्क है। और विंड में क्या है कि हवा जो नेचुरल एयर है वो इसको घुमा देती है। घूमने से मतलब है चाहे कैसे भी घूमे। एटॉमिक एनर्जी में क्या होता है, वहाँ भी स्टीम जनरेट होता है, पानी गर्म किया जाता है, स्टीम बनता है और घुमाता है। और एटॉमिक एनर्जी इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें जो है, उसमें रॉ मटेरियल एटॉमिक एनर्जी पैदा करने के लिए आपको कोयला नहीं होता बल्कि थोरियम होता है। तो प्रिंसिपल अलग अलग है, लेकिन अल्टीमेट एम क्या है, टरबाइन को घुमाना जिससे जनरेटर का रोटर घूमे और बिजली पैदा हो। ये कंसेप्ट है। तब हाइड्रो में कैसे होगा, ये क्यों कह रहा है कि जो है ये चीज जो है क्लाइमेट, ये इसका बेसिस क्या है, ये देखिए। क्लाइमेट चेंज विल इंक्रीज, कैसे इंक्रीज करेगा, तो ये कह रहा है आर्टिकल, आईआईटी का कोई रिसर्च है, सर्वे है, उसमें ये कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज होने से ये हिमालय का आइस बर्फीला इलाका है, तो जब टेम्परेचर बढ़ता है क्लाइमेट चेंज से तो क्या होता है, ये बर्फ की जो चट्टानें हैं ये पिघलने लगती है, और पिघलने के बाद कहाँ जाती है, पानी बन जाती है, और पानी बन के कहाँ जाती है, नदी में। ये आर्टिकल कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज से भी फायदा है, गर्मी बढ़ेगी तो हीट होगा, हीट होने से बर्फ पिघलेगी, बर्फ पिघलेगी तो पानी का स्तर नदी में बढ़ेगा, और उससे हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चलाएंगे। ये बात तो सही है, प्राइमा फेसा ये अच्छी बात है, लेकिन इसमें बहुत सारी चैलेंजेज है। चैलेंजेज क्या है, अगर उस चैलेंजेज को आप कर्ब कर सके, पकड़ सके, रोक सके तो बहुत अच्छा है। तो चैलेंजेज ये है कि ये भी तो हो सकता है कि नदी में इतना पानी आ जाए कि बाढ़ की स्थिति पैदा कर दे, तो इसको जो है कंट्रोल करने के मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा पहले। लेकिन हाँ, इसमें संभावनाएं हैं, और आप जब क्लाइमेट चेंज पे कोई क्वेश्चन आए तो आप उसके फायदे के रूप में जलवायु परिवर्तन के कुछ लाभ की बात कह रहा है या लिमिटेशंस की बात कह रहा है, तो आप वहां पे इस सेंटेंस को यूज करिए कि क्लाइमेटिक चेंज होने से टेम्परेचर धरती का बढ़ेगा और उससे आइस पिघलेगी और पानी आएगा, उससे हाइड्रो बनेगा। बट द कंडीशन प्रोवाइडेड दैट
कि सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑफ इंक्रीजिंग वाटर लेवल, हाउ दैट इंक्रीज्ड वाटर लेवल विल बी मेंटेन टू कर्ब द फ्लड। बस आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए, ये नेगेटिव चीज़ों में भी अच्छाई ढूंढा है और अच्छाई अच्छा ढूंढा है, बुराई नहीं है इसमें, इसके ऊपर काम हो सकता है। अब देखिए ये आपको समझ में आ गया। और इसमें जो दूसरी चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो टरबाइन घुमाने के लिए जो तरीका हमने बताया, उसमें एक दो तरीके से घूमता है। ये जो हमने टरबाइन लिया, ये जनरेटर है, ये टरबाइन कैसे घूमेगा, एक तो वेल हाई लेवल से इस पर वाटर ड्रॉप किया जाए, या दूसरा एक कंसेप्ट होता है इसमें, उसको बोलते हैं रिवर, रिवर क्या नाम है उसका, हाँ, रन ऑफ द रिवर। रन ऑफ द रिवर में क्या होता है कि जो है रिजर्वायर बनाने की जरूरत नहीं होती। रन ऑफ द रिवर, दो तरीके हैं इसको घुमाने के, एक तो रन ऑफ द रिवर और दूसरा है रिजर्वायर। तो रिजर्वायर में क्या होता है कि पानी आप यहाँ डैम बना के रोके रहते हैं और यहाँ साइफन होता है, जितनी ज़रूरत होती है उतना आप गिराते हैं, जब प्रोडक्शन नहीं करना तो बंद कर देते हैं। तो रिजर्वायर में बहुत बड़ा एरिया बांध बना के इसमें पानी को स्टोर किया जाता है, ज़रूरत के हिसाब से इसे कंट्रोल किया जाता है। और दूसरा तरीका जो रन ऑफ द रिवर है, उसमें रिजर्वायर नहीं होता है, ये सीधे सीधे पानी जो है नदी से आता है और इस पर गिरता है। लेकिन कंडीशन ये है कि इस नदी से जो है रन ऑफ द रिवर से ये तभी हो सकता है जब नदी का प्रवाह ऐसे ना हो करके ऐसे हो, तभी तो स्पीड बढ़ेगी। समतल पे चल रही है नदी तो थोड़ा ना उसका वेग, वेलोसिटी है नहीं, तो कैसे उसको रोटेट कर पाएगी, कर ही नहीं पाएगी। तो वेलोसिटी जनरेट कब होगी, पानी की वेलोसिटी, जब नदी का जो है लेआउट टोपोग्राफी जो है स्लैंटिंग हो, 45 डिग्री में बहती हुई आ रही हो, अदरवाइज नहीं होगा। तो हाइड्रो पावर जरूरी है और इसके पोटेंशियल देश में बहुत ज़्यादा है, मात्र 13% जो है आप अभी यूज कर पाए हैं। जहाँ अमेरिका वगैरह जो है वो सब 98% पहुँच गए हैं। देखिए 13% इसका वो चीज़ जो है। तो हमारे यहाँ अभी बहुत ज़्यादा अनटैप्ड रिसोर्सेज हाइड्रो के पड़े हैं, और वो कहाँ पड़े हैं, जितने हिली एरिया है, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ये जो पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे छोटे छोटे डैम जो है बने हैं और भी बनाए जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात देखिए कि नेचुरल रिसोर्सेज है, उसमें कोई कार्बन एमिशन भी नहीं होना है, कोई ब्लू नहीं, पूरा का पूरा ग्रीन पुश होगा ये। तो ये चीज़ जो है इस आर्टिकल से निकल के आया कि हाइड्रो पे हमें क्यों जाना चाहिए, और हाइड्रो की जो है वो क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कितनी ज़्यादा है देश में। 13% ही अभी यूज कर पाए हैं। और रिजर्वायर क्या है, रन ऑफ द रिवर क्या है, और इंडस ट्रीटी जो हुई है पाकिस्तान के साथ, उसमें रन ऑफ द रिवर जो है मेथड यूज हो रहा है, न कि रिजर्वायर वाला। लेकिन रिवर फ्लो वाले में दिक्कत और सबसे ज़्यादा ये रहती है कि पानी कब आएगा ये जो है आपको पता ही नहीं चलता। तो ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है रन ऑफ द रिवर में, कभी नहीं आया तो पूरा ड्राई हो गया। तो रिजर्वायर वाला टेक्निक जो है सबसे बेहतर है। लेकिन सरकार ने इंडस रिवर ट्रीटी जो किया है पाकिस्तान के साथ, उसमें रन ऑफ द रिवर टेक्निक से ही डैम नहीं बनाना है, वहाँ पे उसी टेक्निक से जो है स्लैंटिंग से ले आकर के इसको जनरेट करना है, घुमाना है। तो ये था हाइड्रो पावर जनरेशन इन इंडिया, और उस पर क्लाइमेट चेंज का कैसे प्रभाव पड़ेगा ये चीज़ हमने आपको बताया। हाइड्रो पावर क्या है, कैसे जनरेट होता है, क्या टेक्निक होती है, दो तरीके बताए, रिजर्वायर और रन ऑफ द रिवर, और उसके फायदे क्या है, और उसके रिजर्वायर के और उसके नुकसान क्या है। तो रिजर्वायर वाले का नुकसान, टूटा तो पूरा फ्लड आ जाएगा, क्रैक हुआ तो पूरा फ्लड आ जाएगा, भूकंप हुआ तब
पूरा जो है टिहरी डैम अगर टूटा तो हरिद्वार में सुनते हैं कि 200 मीटर हाइट तक पानी, इतनी ऊंचाई पर इतना इतना हाई उसका वाटर लेवल होगा, तो जो घर कहाँ चला जाएगा सब। तो उसके कुछ फ़ायदे हैं, नुकसान भी है। रन ऑफ द रिवर के फ़ायदे है कि बाढ़ की स्थिति नहीं आएगी, लेकिन ये भी नुकसान है कि कहीं पानी नहीं आया तब क्या होगा। तो ये सब चीज़ें जो है जुड़ी हुई है, और एक नेगेटिव कंसेप्ट में पॉजिटिव चीज़ें इसमें है हाइड्रो पावर जनरेशन में, जो आइस की मेल्टिंग की बात हमने बताई। तो इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा कि भारत में हाइड्रो पावर की असीम संभावनाएं हैं, अनलिमिटेड चांस है, अपॉर्चुनिटी है हाइड्रो पावर जनरेशन की, फिर भी इस क्षेत्र में हम लोग पीछे क्यों हैं। तो ये क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा बनेगा कि हाइड्रो पावर जनरेशन और क्लाइमेट चेंज का क्या कोरिलेशन है, स्पष्ट करें, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि रिन्यूएबल एनर्जी के बजाय हाइड्रो पावर जनरेशन की ओर भारत का बढ़ना ज़्यादा उपयोगी और लाभकारी है। तो ये सब क्वेश्चंस जो है आपको इस टाइप से कंसीडर करते हुए बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ आते हैं।